हेलो एवरीवन। हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी सेक्शन 12 तक डिस्कस कर लिया है और वो मेरे चैनल में है, आप देख सकते हैं। सेक्शन 13 की आज बात करेंगे, जो कि बात करता है डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स क्या है? अ कोर्ट डिग्री दैट टर्मिनेट्स मैरिज एंड इट ऑल्सो नोन एज मार्शल डिसोल्यूशन। जो ऐसी डिग्री जो टर्मिनेट कर दी मैरिज कोर्ट ने, और इसको मार्शल डिसोल्यूशन भी कहते हैं। हम अनदर वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं डिवोर्स क्या है। जो हमारी सोसाइटी में जब शादियां होती हैं, तब उस टाइम पे उनके ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक दूसरे की लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती है, एक दूसरे की तरफ कुछ दायित्व आ जाते हैं। ठीक है, जब डिवोर्स होता है तो एक तरह से उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दायित्व से फ्री कर देना। द तो अब हम ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स देखते हैं। फर्स्ट है एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होती है? यहाँ देखें आप, इसको, ये ए है, ये उनकी वाइफ बी है, ये एक हैप्पीली मैरिड कपल्स है। हैप्पीली मैरिड कपल्स, ठीक है। अब क्या होता है, बी की लाइफ में एंट्री होती है किसी लड़की की जो कि है सी, और इनका हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अफेयर। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक तरह से क्या हुआ, जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो वो एक तरह से एडल्ट्री कहलाती है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे, इट इज़ नॉट क्राइम बट इट्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ये क्राइम तो नहीं है, बट ये डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। ठीक है, अटेम्प्ट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट अडल्ट्री। थर्ड पॉइंट देखें, इफ फाइव थिंक दैट इफ एनी पर्सन एज हस्बैंड देन मेक्स सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट अडल्ट्री। अगर वाइफ को ऐसा लगता है कि वो मेरा हस्बैंड है और उसके बाद वो कोहेबिटेशन करती हैं, तो वो एक तरह से अडल्ट्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये मानती है ना कि मेरी शादी हो गई है, तो इस वजह से वो अडल्ट्री में काउंट नहीं होता। ठीक है, इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर हस्बैंड फोर्सफुली या फिर इंस्टिगेट करता है या कुछ ऐसा, मतलब होता है ना कि हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ कोहैबिटेशन करे, तो वो अडल्ट्री का ग्राउंड फिर बाद में नहीं ले सकता। ये आप पॉइंट याद रखें। ठीक है, फिर एक केस हुआ था इसमें, ऑक्सफर्ड वर्सेस ऑक्सफर्ड का। इसमें कोर्ट ने हेल्ड करा था, वाइफ गॉट प्रेग्नेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देन इट्स नॉट कम्स अंडर अडल्ट्री। आपने बायोलॉजिकल टर्म में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, आपने ऑलरेडी अगर देखा होगा तो हमारे टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, तो जैसे हमने देखा है ना, सैरोगेट मदर होती है, ठीक है, वही होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कोई वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वो एडल्ट्री में काउंट नहीं होता। ठीक है, सेकेंड आप देखते हैं क्रियोलिटी। क्रियोलिटी इंक्लूड्स मेंटल एंड फिजिकल वायलेंस बोथ, एंड इसमें इंटेंशन एंड मोटो का टोटली इररिलेवेंट है। मेंटल और फिजिकल वायलेंस क्रियोलिटी मतलब क्या, इफ़ आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो इतना डिप्रेस्ड हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो क्रियोलिटी में आएगा। फिजिकल आप इसके साथ मार रहे हैं, फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, तो वो भी क्रियोलिटी में ही आता है। ठीक है, तो इसमें एक केस हुआ था रूसेल वर्सेस रूसेल का, जिसका ईयर था 1880 का केस है ये। इसमें बेंच थे आर राजू एंड जे राव। इन्होंने हेल्ड करा था कि कंडक्ट ऑफ वंस पार्टनर इफ अफेक्ट अनदर पर्सन लाइफ, बॉडी एंड हेल्थ देन इट्स इंक्लूडेड इन क्रूएलिटी। में अगर किसी ऐसे कंडक्ट है पार्टनर का कि जिसकी वजह से दूसरे, मेरे पार्टनर, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मी, ठीक है, अगर मेरा कंडक्ट ऐसा है
कि मेरे पार्टनर को मेरी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी बॉडी में, लाइफ में या हेल्थ में, वो मैं ड्रिंक करके आ रही हूँ, मार पीट रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ जिसकी वजह से उसकी बॉडी को हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है क्रूएलिटी में। ठीक है, अब सेकंड देखिए, रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी, ये केस था हमारा Feb 9 2010 का। इसके बेंच थे AK गांगुली। अब बेंच अगर कोशिश करें तो याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब अपने लॉ के एग्ज़ाम्स देते हैं ना, तो हमको पेजेस भी भरने होते हैं, हमको ये ध्यान देना होता है। तो अगर हम ये बेंच वगैरह के बारे में लिख देते हैं ना, जो कौन से बेंच थे, जज थे, तो इससे ना हमारी मतलब मार्क्स में एनहांसमेंट बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है कौन सी बेंच को, मतलब कौन से जज ने ये वो दिया है। तो आप ये बेंच जरूर याद रखें। ठीक है, फिर इसमें कोर्ट ने हेल्ड करा था, मतलब इन्होंने हेल्ड करा था, प्योरिटी बेसिकली मीन्स absence of mutual respect between spouses which creating bitterness in relationship। क्रूएलिटी क्या क्रूएलिटी की डेफिनेशन इतनी छोटी नहीं है, क्रूएलिटी में इन्होंने इतना सब कुछ इंक्लूड करा है। और एक क्रूएलिटी इसमें ये भी है कि अगर एक दूसरे की पार्टनर सोसाइटी में रेस्पेक्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल देखो, घर पे डोमेस्टिक एक दो बार हाथ उठा देना, चिल्ला देना अलग चीज़ हो जाती है प्राइवेट प्लेस पे, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में हैं, उस टाइम पे आप पार्टनर पे हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो क्रूएलिटी में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ही देख लीजिए, जैसे रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी है, ये लोग एक बार इनका एक जो केस था, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो A है और B है, ये दोनों बाहर गए थे मार्केट में गए थे ये दोनों, और जुल्मी देवी को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने इनका ए का कॉलर पकड़ लिया था सोसाइटी में, तो ए की बहुत इंसल्ट सी फील हुई थी। तो इस वजह से ही इसमें को हेल्ड करा कि अगर, और ये लोग ये चले गए कोर्ट के पास क्यूरिटी के लिए बेसिस पे। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड करा कि बेसिकली अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है तो ये भी क्रूएलिटी में ही आएगा। ठीक है, अब इसमें एक केस हुआ था दासने वर्सेस दास्तने का, इसमें 1975 का ये केस है। इसके बेंच थे एन अंटवालिया और पी गोस्वामी। इन्होंने हेल्ड करा था अब्यूजिंग हस्बैंड एंड हस्बैंड फैमिली ऑल्सो इंक्लूड इन क्रूएलिटी। सेम वही चीज़, आप पब्लिक प्लेस में हस्बैंड को अब्यूज़ कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर पब्लिक प्लेस में उसकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी क्रूएलिटी में आता है। वैसे पब्लिक प्लेस में हो, प्राइवेट प्लेस में हो, दोनों ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन कहते हैं ना पब्लिक प्लेस में ज़्यादा इन्हांस हो जाती है चीज़ें, इसलिए। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम डेजर्शन की। तो देखिए, विदाउट एनी रीज़न डेजर्टिंग पार्टनर सोसाइटी, इसका मतलब क्या है कि किस विदाउट एनी रीज़न आप अपनी पार्टनर की सोसाइटी से, मतलब उसके साथ रहना ही छोड़ दिया है आपने। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता तो उसको डेजर्शन में नहीं इंक्लूड करते, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीज़न ही नहीं है, आपके पास रीज़न नहीं है और अपने पार्टनर की सोसाइटी से ही विड्रॉ कर लिया है, तो उसको हम डेजर्शन में इंक्लूड करते हैं। अब आप देखें, डेजर्शन दो टाइप की होती है हमारी। ये हमारी जो डेजर्शन है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी एक्चुअल और एक होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव। आई होप मेरी राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, एक्चुअल डिजर्शन में क्या होता है, जब हम पार्टनर की सोसाइटी से ही, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ही कहीं दूर चले जाते हैं उस पार्टनर को इग्नोर करने के लिए। जो ये टाइम पीरियड होता है ना इग्नोरिंग का, ये हमेशा याद रखें 2 ईयर्स का होता है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव में भी हम रहते हैं तो एक साथ हैं, एक ही जगह पे, एक ही प्लेस में, एक ही घर में। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है,
कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है एक दूसरे से, ये भी 2 इयर्स के लिए होना चाहिए। अगर ये 2 इयर्स तक है ना तो ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। अब आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है ना यहाँ पे डेजर्शन कंटिन्यू फॉर 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स के लिए डेजर्शन होनी चाहिए, तभी आप कोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिवोर्स। इसमें एक केस हुआ था ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा का, 3 अक्टूबर 1969 का केस है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड करा था, इफ पार्टनर क्रिएटिंग सच अ सिचुएशन दैट अ पार्टनर अनेबल टू लिव विथ हिम, देन द पार्टनर हु इज क्रिएटिंग सिचुएशन इज लाइबल फॉर डिजर्शन। इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ आता है। ये ए है ना और ये बी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन जो ये बी होती है इनकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेती है, इसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेती है। क्यों? क्योंकि ना इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, ए ने, जो ए थे ए ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि बी इनके साथ रह नहीं पाई। मतलब कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, लाइक ये मेंटल अब्यूज़ करते थे या फिर फिज़िकल अब्यूज़, मतलब जो भी है, तो ये बी इनके साथ रह नहीं सकती थी, तो इन्होंने सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया था। तो कौन लाइबल होगा डेजर्शन के लिए? ये लाइबल होंगे, ए लाइबल होंगे। गई बी थी उनकी लाइफ से, लेकिन लाइबल कौन हुआ डेजर्शन के लिए? ए लाइबल होंगे। ठीक है, तो ये है जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से पार्टनर रह ही नहीं सकता उसके साथ, तो वो लाइबल होता है। आप एक और चीज़ देखें, एक केस देखें, मान लीजिए इसमें देखिए आप, इसमें जैसे ये ए है और ये बी है, मैं सेकेंड एक पॉइंट केस समझा दे रही हूँ आपको इसके लिए। ये ए है और ये बी है, बी ने डिजर्शन करा था, मतलब मान लीजिए ये 6 महीने के लिए इनकी सोसाइटी से चली जाती है, लेकिन अब बी वापस आना चाहती है ए की सोसाइटी पे। ये जो बी है, ये बी अब ये वापस आना चाहती है ए की सोसाइटी पे, बट ए अब मना कर रहा है, तो लाइबल कौन होगा? ये ए लाइबल होगा। किसके लिए? डिजर्शन के लिए। बी लाइबल नहीं होगी। ऐसे सिचुएशंस आते हैं, केस आते हैं, पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बताइए कौन लाइबल होगा। ठीक है, तो आप याद रखें, जो डेजर्ट कर रहा है, जो कंडीशन क्रिएट कर रहा है, वो लाइबल होता है डिजर्शन के लिए हमेशा। ठीक है, अब आप देखिए सेक्शन 13 क्लॉज 1A, क्लॉज 1A याद रखें, मैं क्लॉज 1A की बात कर रही हूँ। इसमें 2 ग्राउंड से, फर्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन का और सेकंड है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। जुडिशियल सेपरेशन क्या है? जब कोर्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए डिवोर्स देने से पहले जुडिशियल सेपरेशन करती है उन लोगों का कि आप कुछ टाइम के लिए अलग अलग रहिए। ठीक है, तो ये होता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाल रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक है, आपने मेरे चैनल पे। अब सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या है? जब विदाउट एनी रीज़न पार्टनर सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, तब एक पार्टनर जो इनोसेंट होता है ना, वो कोर्ट के पास जाता है और वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मांगता है। ठीक है, एग्जांपल देखें आप, जैसे ये ए है और ये बी है, इनकी वाइफ, इन्होंने इनकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, जो हमने डेजर्शन अभी पढ़ा था वही, विड्रॉ कर लिया। तो जो ये ए है ना, ये कोर्ट के पास गए, तो कोर्ट ने इनको डिक्री सुना दी RCR की, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। बट जो ये वाइफ थी, इनको ना 1 ईयर हो गया कंप्लीट। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी ये इनके पास वापस नहीं गई। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ए को राइट दे दिया कि अब ये डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब बी तो इनकी लाइफ में वापस नहीं जा रही थी। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन में अगर 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है और कुछ भी सही नहीं होता, जैसे जुडिशियल सेपरेशन में अगर 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, कोई कोहबिटेशन नहीं होता बिटवीन द पार्टनर, तो वो डिवोर्स ले सकता है। ऐसे ही सेम रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, पार्टनर वापस नहीं जाता, कोई कोहबिटेशन नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13
क्लॉज 2 की, जो कि बात करता है बाइगैमी। बाइगैमी क्या होता है? ऑलरेडी एक पार्टनर आपका लाइव है जिसके साथ शादी हो रखी है और आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइगैमी कमिट करना। ठीक है, अगर कोई बाइगैमी कमिट कर सकता है तो दोनों पार्टनर होंगे, मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको समझ आएगा। अगर ये ए है और ये इनकी वाइफ बी है, ये मैरिड है, ये दोनों मैरिड है, ये दोनों मैरिड है। ठीक है, अब ये जो सर हैं इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, यहाँ पे इन्होंने दूसरी शादी करी सी के साथ, तो ये आप किन किन के पास राइट होगा? इनके और इनके पास राइट होगा कोर्ट के पास, ये बी के पास और ये सी के पास राइट होगा कोर्ट के पास अपनी मैरिज को जाके डिसॉल्व करवाने का। ठीक है, बी और सी के पास होगा, ए के पास कोई राइट नहीं है, बी और सी के पास राइट होगा कि अपनी मैरिज को वो जाके डिसॉल्व करवा लें, क्योंकि उनके साथ बाइगैमी कमिट हुई है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, बाइगैमी फॉर रेप, बाइगैमी नहीं, गिल्टी फॉर रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी। ये दोनों देखो, रेप तो हमारा आईपीसी के सेक्शन 375 में पनिशमेंट है, सोडोमी और बेस्टियलिटी सेक्शन 377 में दिया हुआ है आईपीसी में। ठीक है, अगर कोई भी नहीं, हस्बैंड लाइबल होता है ना इन तीनों चीज़ों के लिए, तो वाइफ जाके कोर्ट से डिवोर्स मांग सकती है। ऐसी थर्ड, रेपुटेटेड हर मैरिज, मतलब आप इसमें देखिए, अगर गर्ल की एज 15 ईयर्स है और बिलो 18 ईयर्स, तो ये 15 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स की जो एज है इनकी, इसमें गर्ल जाके अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। मतलब क्या है इसका? अगर 15 साल से पहले लड़की की शादी हो जाती है और लड़की को अपनी शादी को कंटिन्यू नहीं करना, तो वो 15 ईयर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और 18 ईयर से पहले अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती है। ठीक है, तो ये होता है रेपुटेटेड हर मैरिज। तो ये आपको सेक्शन 13 क्लॉज 2 है ना, ये आपने कोई फोकस करा? ये तीनों जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वाइफ के लिए एप्लीकेबल है, हस्बैंड के लिए सेक्शन 13 क्लॉज 2 नहीं है, ये भी याद रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा राइट हस्बैंड के लिए नहीं बना हुआ है, तो वो सेक्शन 13 क्लॉज 2 नहीं बना हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 13 क्लॉज ए की। हमने पहले 13(1)(a) करा था, अब हम 13 क्लॉज ए की बात करते हैं, जो उसमें ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स है, प्रोसीडिंग है। पहला क्या है? सीज टू बी हिंदी। सीज टू बी हिंदू में क्या है कि अगर पार्टनर कोई और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो वाइफ जाके डिवोर्स ले सकती है। ठीक है, सेकंड क्या है? इंसैनिटी। अगर पार्टनर इंसान हो जाता है, लेकिन आप इंसान हमेशा याद रखें, इतनी हद तक इंसान होना कि जो पार्टनर है उसके साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। ये नहीं कि डिप्रेशन में हो गया तो आप जाके कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकते हैं, नहीं, ऐसी इंसैनिटी की मतलब अब पार्टनर के साथ रहना ही पॉसिबल नहीं है, आपको बॉडली हार्म हो रहा है या फिर मेंटली टॉर्चर हो रहा है तब जाके। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज आपको बहुत अच्छे से पता है, HIV, एड्स, वेनरेबल और ये लेप्रोसी, ये सारी डिसीज़ जो होती हैं, अगर ऐसी कोई डिसीज़ है जो कि क्योरेबल नेचर की नहीं है, अगर देखो इंसैनिटी और कम्युनिकेबल डिसीज़ अगर क्योरेबल नेचर की है ना, तो आप डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। अगर डिवोर्स का ग्राउंड तभी होंगे जब ये दोनों क्योरेबल नेचर के नहीं हैं। फिर फोर्थ हम बात करते हैं री अनाउंस अ वर्ड। री अनाउंस अ वर्ड मतलब कि मैंने क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, संन्यास ले लिया, पूरे अपनी तरह से उसने सोसाइटी का मोह त्याग दिया, तो इसको कहते हैं री अनाउंस द वर्ड। तो इसमें भी डिवोर्स का कर सकते हैं। फिर 5 है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में याद रखें 7 ईयर्स मिनिमम है।
जब 7 ईयर्स तक पार्टनर का कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है, कोई कांटेक्ट नहीं है, उसको कोई जानता इन द सेंस कि उसको पता ही नहीं किसी को कि वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं है, तो वो 7 ईयर्स के बाद वाइफ डिवोर्स ले सकती है कोर्ट में जाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 क्लॉज बी की, जो कि बात करता है म्यूचुअल डिवोर्स की। म्यूचुअल डिवोर्स में पहला पॉइंट क्या कहता है, 1 पेटिशन विल बी फाइल फ्रॉम बोथ द पार्टी। अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स करना है तो आप कोर्ट में जाके सिर्फ एक ही पेटिशन डालेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एप्लीकेशन कैन बी फाइल ओनली आफ्टर 1 ईयर, द डिक्री विल बी पास आफ्टर 6 मंथ ऑफ एप्लीकेशन। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें, लाइक ये ए है और ये बी है, इनकी मैरिज हुई थी हमारी 2 जून को। 2 जून को ये हैप्पीली मैरिड हुए थे, बट इसके बाद इन दोनों को लगा हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। 3 महीने में बाद में पता चल गया कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, लेकिन इनकी दोनों की पता है क्या मजबूरी थी कि ये केस जो फाइल कर सकते थे ना, आफ्टर 1 ईयर कर सकते थे, आफ्टर 1 ईयर। तो कौन सी डेट आ जाएगी अब आफ्टर 1 ईयर में, इनकी एक सेकेंड यहाँ पे आप लिख दीजिए 1998 में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर कौन सी डेट आ गई इनके पास, 3 जून 1999। ये कोर्ट में एप्लीकेशन कब लगा सकते हैं, 1 साल के बाद, मतलब 3 जून 1999। जो कोर्ट अब डिसीजन देगा वो कब देगा, कोर्ट जब इनका डिसीजन दे सकता है ना, कोर्ट इनको कहेगा जाइए आप दोनों पहले साथ रहिए, 6 महीने तक अलग अलग रहना है, जुडिशियल सेपरेशन दे देगा, और 6 मंथ के बाद ही डिक्री सुनाएगा इससे रिलेटेड। 6 मंथ के बाद ही डिक्री सुनाएगा। आपको समझ आया, एप्लीकेशन जो लगेगी कोर्ट में वो 1 ईयर के बाद लगेगी, और इस 1 ईयर के एप्लीकेशन के बाद 6 मंथ के बाद डिक्री पास होगी। लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड 18 मंथ का है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 18 मंथ। 6 मंथ के बाद आप डिक्री सुना सकते हैं, लेकिन 18 मंथ से पहले आपको डिक्री सुनानी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है हमारा एप्लीकेशन कैन बी फाइल ओनली आफ्टर 1 ईयर, द डिक्री विल बी पास आफ्टर 6 मंथ ऑफ एप्लीकेशन। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, बिफोर डिक्री पास्ड पार्टीज कैन विड्रॉ देयर पेटिशन। अभी जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, अभी ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, हाँ ये भी नहीं है, हाँ आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज। तो ये जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, इसमें ए और बी थे, इन्होंने 3 जून 1999 को एप्लीकेशन लगाई थी ना। अब ये जून से आप 6 मंथ कर लीजिए, उससे पहले ये कोर्ट से विड्रॉ कर सकते हैं अपना पेटिशन। अगर इन दोनों को लगता है नहीं, हम जुडिशियल सेपरेशन जब दी थी, इन लोगों को लगता है कि नहीं हम साथ में रह सकते हैं, तो कोर्ट की डिक्री से पहले ये अपना केस वापस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक बार कोर्ट ने डिक्री सुना दी तो फिर वो डिवोर्स फाइनल माना जाता है। ठीक है, आप याद रखें इस चीज़ को। तो आई होप आपको मेरा डिवोर्स वाला लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा लेक्चर देखने के लिए। और कल हम बात करेंगे सेक्शन 14 की और आगे के सेक्शंस की। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।